सबको ओम शांति। आज हम सुमित्रानंद पंत जो प्रकृति के बहुत ही उत्तम रचनाकार हैं, प्रकृति के कुशल चितेरे हैं और जिनके विषय में आदरणीय महाकवि निराला जी ने लिखा था कि पंत जी सबसे जबरदस्त कौशल उनके अंदर जो है वह शैली की तरह, संग्रह जी कवि है, शैली की तरह से अपने विषय को अपने अनेक उपमाओं से सवार कर मधुर से मधुर और कोमल से कोमल कर देना। तो ऐसे महान कवि पंत जी को नमन करते हुए हम सब उनकी बहुत ही सुंदर कविता पर्वत प्रदेश में पावस का अध्ययन कर चले। शीर्षक आपको बता दें, पर्वत प्रदेश में पावस। पावस कहते हैं वर्षा ऋतु को। तो पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु है, उसकी क्या सौंदर्य है, क्या उसका वर्णन है, तो कवि की नजरों से हम चलते हैं, देखते हैं कि कवि किन नजरों का प्रयोग आज कर रहा है अपनी इस कविता में। पावस ऋतु पर्वत प्रदेश पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। वेश का मतलब होता है ड्रेस, या आप कह लीजिए प्रकृति का सौंदर्य। पल पल माने एवरी मोमेंट्स, परिवर्तित माने चेंजेबल, जिसमें बार बार परिवर्तन होता रहे, चेंज होता रहे, वह क्या है, परिवर्तित। और पावस ऋतु थी, ऋतु जो मौसम होता है मोटे तौर पर, और पर्वत प्रदेश। तो कवि सुमित्रानंद पंत कह रहे हैं कि जो हम आज की कविता हमारी है यह है पावस अर्थात वर्षा ऋतु के मौसम में पर्वतीय प्रदेश की क्या सौंदर्य होता है, उसका सौंदर्य कितना बढ़ जाता है और कितना हर क्षण बदलता रहता है, इन दोनों के संदर्भ में कवि कहने वाला है। देखिए क्या कहता है, मेखलाकार पर्वत अपार। अपार कहते हैं जिसकी कोई सीमा ना हो, लिमिट, बियॉन्ड लिमिट। तो बहुत दूर तक पर्वत फैले हुए हैं। और मेखलाकार माने जहां आप खड़े होते हैं, आपकी नजरें के चारों तरफ गोल या राउंड आकार में पर्वत ही पर्वत फैले हुए हैं, चारों तरफ पर्वत ही पर्वत है। फिर क्या हुआ भैया, अपने सहस्र दिग सुमन फाड़ अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। पावस ऋतु का वर्णन कर रहा तो वर्षा ऋतु में जल होगा ही होगा। महाकार माने बहुत बड़े आकार वाला, महा माने बड़ा, आकार, महाधनाकार या महाधनाकार संग हो गया, महाकार हो गया, तो बहुत बड़े आकार वाला वह पर्वत नीचे जल में, अपने जो तलहटी में जल है उसमें अपना रूप देख रहा है। और अपने सहस्र दृग, दृग माने था नेत्र, आइज, सहस्र माने हजारों, और सुमन कहते हैं पुष्प को, फूल को, जो दृग अपने साथ उससे बहुत सारे फूल भी खिले हुए हैं। तो ऐसा कवि का कहना है। अवलोक रहा, अवलोक कहते हैं देखने को बार बार। तो पर्वत प्रदेश में बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं और मानो उस फूलों के माध्यम से जल में जो अपना सौंदर्य हो रहा है, सौंदर्य जो दिख रहा है, उसको पर्वत अपने फूलों के माध्यम से देखना चाह रहा है। जिसके चरणों में पलाताल दर्पण सा फैला है विशाल। चरणों में पलाताल माने इसे तात्पर्य है कि बड़े स्नेह से पर्वत ने उस ताल को अपने बीच में धारण कर रखा है और वह दर्पण का भी काम कर रहा है, क्योंकि उसमें जो पर्वत का रूप उसको दिखाई देता है, पर्वत अपना रूप उसमें देख लेता है और बहुत बड़े रूप में वो फैला हुआ है, बहुत सुंदर ढंग से। गिर का गौरव गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर। मद माने होता है जैसे कोई शराब पी ले, उसको नशे को मद कहते हैं। और गिर का गौरव, गिर माने है पर्वत, पर्वत का जो विशाल उसका सम्मान है। गाकर झरझर माने झरने जो उससे निकल रहे हैं नाना प्रकार के पर्वत की तलहटी से, वो ऐसा लग रहा है कि पर्वत का ही यशोगान कर रहे हैं, पर्वत के यश का गायन कर रहे हैं और पर्वत को और ही अपने में मदहोश कर रहे हैं। मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। मोती की लड़ियों से सुंदर, जैसे मोती की माला होती सफेद रंग की चमकती रहती, वैसे नाना प्रकार के झरने भी मोती के समान चमक रहे हैं। और उनका जो जल जब गिरता है तो उससे बहुत सारा फेन झाग उठता रहता है, तो वह भी सब सौंदर्य को बढ़ा रहा है। गिरवर के उर से उठ उठकर, उर माने होता है हृदय, गिरिवर पर्वतों में श्रेष्ठ या पर्वत श्रेष्ठ के हृदय से उठ उठ करके उच्चाकांक्षाओं से तरुअर,
तरवर माने श्रेष्ठ वृक्ष, बड़े ऊंचे ऊंचे बहुत ही विशाल का वृक्ष क्या है, आसमान की तरफ देख रहे हैं और क्या कर रहे हैं, झांक रहे नीरो न पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। अनिमेष माने ऐसा देखिए कि आपकी जो पलकें हैं ये ना फरके, तो उसको कहते हैं अनिमेष, माने लगातार टकटकी लगाकर आसमान को देख रहे हैं और वो चिंता कर रहे हैं। अब ये तो क्या हुआ, पर्वत का दृश्य हो गया कि नीचे बहुत बड़ा ताल फैला हुआ है और पर्वत है और उसमें बहुत सारे पुष्प भी खिले हुए हैं और उस पर्वत के ऊपर बहुत सारे विशाल वृक्ष भी आसमान की तरफ अपना सिर ऊंचा करके खड़े हुए हैं। फिर क्या हो रहा है भाई, उड़ गया अचानक लोभ उधर, फड़का अपार पारद के पर। पारद कहते हैं पारा को, पारा का रंग सफेद जैसे होता है, तो बहुत सारे बादल थे। उड़ गया अचानक लोभ भूधर, भूधर माने होता है पर्वत। अब होता क्या है, पर्वतीय प्रदेश में ऊंचाई बहुत होती है, तो वहां जब बादल आते हैं तो सबको पूरा ढक लेते हैं। तो कभी कह रहा है कि सफेद रंग के बहुत सारे बादलों ने क्या किया, उसको ढक लिया और आगे पर्वत भी दिखाई पड़ना बंद हो गया और पूरे पर्वत को बादलों ने ढक लिया। ऐसा सौंदर्य जब आप हिमालय पर जाएंगे, अभी नैनीताल ही चले जाइए, वहां ऊंची चोटियों पर जाएंगे तो बीच बीच में बादल आएंगे, आपको चारों तरफ से ढक लेंगे, आगे पीछे कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो कभी उस देश का वर्णन कर रहा है, रव शेष रह गए निर्जर है, टूट पड़ा भू पर अंबर। भू पर अंबर, अंबर माने आसमान आकाश, इसका पर्यायवाची है अंबर आकाश का। तो भू माने पृथ्वी पर, ऐसा लगता है कि आसमान क्या है, सीधे धरती तक आ गया है। रव से तात्पर्य है केवल आवाज का रह जाना, तो झरने दिखाई नहीं दे रहे हैं, केवल उनकी आवाज ही हमको सुनाई दे रही है। धस गए धरा में सबे ताल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यों जलद यान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। जैसे वो लगता है जलद यान, जलद माने बादल, जल में दा लगा दीजिए तो बादल हो जाते हैं, बादल जैसे जलद, तोयद, अम्बुद, और जा लगा दीजिए तो क्या होता है, पंकज, कमल के पर्यायवाची हो जाता है पंकज, तोयज, अम्बुज। इस प्रकार से था खेलता इंद्रजाल, इंद्रजाल होता माने जैसे जादूगरी। तो ये कहते हैं कि एक जादूगरी थी जिसको प्रकृति खेल रही थी, और जल गया ताल माने जब बहुत बड़े बादलों का समूह आया तो कुछ भी नहीं दिखाई पड़ा और सारी चीजें फिर बदल गई, सबका रूप बदल गया। और यह पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, माने अभी कुछ था, जैसे मैदानी इलाकों में होता है कि हरी भरी फसलें आप देख रहे हैं तो हरी भरी फसलें ही दिखेंगी, लेकिन पर्वतीय प्रदेशों में ऐसा नहीं होता है, वहां पर बादल भी आते रहते हैं और वर्षा भी प्राय यहाँ से ज्यादा होती है और कभी बर्फीले तूफान भी आ सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें क्या है, वहां पर प्रकृति बदलती रहती है। तो उस बदलते हुए प्रकृति का कवि सुमित्रा नंदन पंत ने बहुत ही सुंदर शब्दों में वर्णन किया है। और यहाँ पर भाषा आप देख रहे हैं शुद्ध खड़ी बोली है, जिसमें कवि ने बहुत ही सुंदर सुंदर संस्कृत में शब्दों का प्रयोग किया है। और इसके छंद है, कवि ने मुक्त छंद में अपनी कविताएं लिखी है। तो और इसमें कवि ने निर्झर, अंबर, साल, ताल, विचर, इन सब के माध्यम से तुकबंदी भी बहुत अच्छे ढंग से किया है। तो कवि की यह कविता पर्वत प्रदेश में पावस बहुत ही सफल कविता है, जिसकी एक लाइन पंत जी की जब भी उनके काव्य का वर्णन होता है तो पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, ये बार बार कोट किया जाता है कि पंत जी की कविता में प्रकृति का बहुत ही सुंदर वर्णन हुआ है। और अगर इसका आपको सप्रसंग व्याख्या लिखनी हो तो आपके स्पर्श भाग 2 से लिया गया है और इसका शीर्षक है पर्वत प्रदेश में पाओ। इसके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत, आप लिख देंगे। तो इसके साथ ही आज की वाणी को विराम देते हैं और हिंदी के अन्य जो पाठ हैं और आयुर्वेद और योग से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और देखें अगला जो हमारे सभी टॉपिक हैं उसको देखते हैं सब कौन सा।